केशव कुमार और आज हम करने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल करके हमारे पास जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड को हम देखेंगे कि प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे भी न्यूक्लिक एसिड का कुछ डिटेल दिया हुआ, आओ देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का बेसिक जो हम पहले ही देख चुके हैं। कहाँ देख चुके हैं? यहाँ पे। और सर एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या? हाँ, एक बार रिवाइज कर लेना, सही रहेगा। आ जाओ। हाँ, अब हम देखो न्यूक्लिक बेस और न्यूक्लियोसाइड। हमने इसका एक यहाँ पे और कुछ लिखा होगा। मैंने यहाँ पे कुछ बातें बताई थी आपकी न्यूक्लिक बेस के बारे में। ठीक है, क्या क्या बातें थी हमारी? कुछ बातें थी इसके क्षार को लेके। ठीक है, क्षार को लेके मैंने क्या कहा था? न्यूक्लिक बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन देखो नाम छोटा है, पायरिमिडिन नाम बड़ा है। इसको क्या करना है? उल्टे, नाम छोटा है पर रिंग देना है बड़ा, और नाम बड़ा है पर देना है रिंग छोटा। इसमें बड़ा रिंग, इसमें छोटा रिंग। ठीक है, उसके बाद ATGC। ATGC, अब देखो ATGC लिखना होता है। ठीक है, A और T जो होते हैं डबल बॉन्ड बनाते हैं, और G और C जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ATGC, ये तो रट जाना चाहिए। ATGC ऐसे लिख लेना है, और इसको बीच से काट देना है। जो इसके इधर आ जाए वो प्यूरिन, और जो इसके इधर आ जाए वो पायरिमिडिन। ठीक है, जो इस लाइन के इधर आ जाए वो प्यूरिन हो जाएगा, जो इस लाइन के इधर आ जाए वो पायरिमिडिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी ये जो थाइमिन हो गई, यूरासिल हो गई, साइटोसिन हो गई, वो जो है पायरिमिडिन, और आपकी जो एडनिन और ग्वानिन है आपकी प्यूरिन हो जाएगी, डबल रिंग वाली हो जाएगी। हमने क्या कहा था? थाइमिन और यूरासिल भाई भाई। थाइमिन और यूरासिल भाई भाई। जब हम यूरासिल पे 5 पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उसी को थाइमिन कहते हैं। इसलिए इसको थाइमिन को 5 मिथाइल यूरासिल, मतलब यूरासिल पे एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं 5th कार्बन पे, तो ये हमारा थाइमिन कहलाता है। मतलब दोनों संरचना के हिसाब से लगभग सेम होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, न्यूक्लिक बेस हम देख चुके हैं। न्यूक्लिक बेस, अब न्यूक्लिक बेस से क्या होता है? जब हम न्यूक्लिक बेस में हम डालते हैं शुगर तो हमारा बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, फिर हम फॉस्फेट डालते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो यहाँ पर बेस प्लस शुगर। ठीक है, बेस प्लस शुगर। अब देखो हमने क्या बताया था? हमारे पास, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, चलो लाल, पीला हो गया। देखो हमने क्या बताया था? हमने बताया था इसको याद करने का एक ट्रिक। याद करने का इसे एक शानदार ट्रिक है, क्योंकि हम जो फंसते हैं, ले देखिए न्यूक्लियोसाइड में फंसते हैं। याद करने का काफ़ी शानदार ट्रिक क्या है कि जो हमारी जितने भी हमारे प्यूरिन बेसिस होंगी, उसमें सीन लगा होगा। जितने भी प्यूरिन बेसिस होंगी उसमें सीन लगा होगा। अब ये तो याद नहीं रहेगी, पर आपको ये याद रहेगी जितने भी पायरिमिडिन बेसिस होते हैं उसमें डीन लगा होता है। जितने भी पायरिमिडिन बेसिस होते हैं उसमें डीन लगा होता है, जो साइटोडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, तो डीन लगा हुआ है। तो मतलब अगर डीन लगा दिख जाए तो उसको पायरिमिडिन मानना है। ठीक है, और जहाँ पे जो बच गया डीन से जो बच गया वो प्यूरिन हो जाएगा। तो जहाँ डीन दिख जाए वो पायरिमिडिन, और जो बच गया आपकी प्यूरिन कहलाएगी। ठीक है, अब आ जाओ, तो हमारा क्या होगा? एडनिन का न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? एडनियोसिन। ग्वानिन का क्या होगा? ग्वानोसिन। देखो साइटोसिन, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी। साइटोसिन एक पायरिमिडिन है, साइटोसिन एक प्यूरिन नहीं है। अगर साइटोसिन प्यूरिन होता तो हमारा साइटोसिन एक न्यूक्लियोसाइड होता। यहाँ तक वो कंफ्यूज हो सकती है, यहाँ पर भी सीन, यहाँ पे भी सीन, और तुमको लगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है, पर नहीं, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पायरिमिडिन है। जब पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो उसमें डीन लगेंगे। जहाँ डीन होंगे पायरिमिडिन के न्यूक्लियोसाइड में डीन लगा होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होगी ना, ये आपको रिजोल्व हो गई। तो यूरासिल का यूरिडीन, थाइमिसिन का थाइमिडीन। तो हमारा ये बेसिक जो है कवर हो चुका है हमारा। इसको लेके हमने क्या बताया था? हमारा न्यूक्लिक बेस होता है, न्यूक्लिक बेस। ठीक है, उस पर हम डालते हैं शुगर तो हमें बनता है न्यूक्लियोसाइड, उस पर डालते हैं फास्फेट तो न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड को हम जब जोड़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को हम जब जोड़ते जाते हैं तो DNA बनता है हमारा उनसे। ठीक है, आ जाओ, देखो हमारे पास कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हमारे क्या है? ये प्यूरिन क्या है? डबल रिंग। और क्या? प्यूरिन, और हमारे प्यूरिन क्या है? डबल रिंग। और पायरिमिडिन क्या है? सिंगल रिंग। ठीक है, पायरिमिडिन क्या है? सिंगल रिंग। देखो डीन लगा हुआ है, मतलब ये डीन लगा हुआ है ना। देखो
देखो पैरामिडिन, देखो यूरिडिन, पैरामिडिन यूरिडिन, न्यूक्लियोटाइड्स, देखो फास्फोरस भी होगा, न्यूक्लियोटाइड्स, फास्फोरस कहाँ है, न्यूक्लियोटाइड्स, साइड होगा ना, न्यूक्लियोसाइड होगा, टाइड्स कैसे होगा, न्यूक्लियो और न्यूक्लियोसाइड से कहेंगे। अच्छा न्यूक्लियोसाइड्स, साइड ही लिखा हुआ है, मेरा नसीब खराब। चलो आजा, हिंदी खराब है मेरी, हिंदी इंग्लिश दोनों खराब है। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस ग्रुप लगी हुई है, ठीक है। फास्फोरस ग्रुप क्या करती है, एनर्जी का काम करती है। देखो मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा एटीपी के बारे में, एटीपी के बारे में बहुत सुन रखा है ना, एडेनियोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडेनिन ग्रुप हमारा जुड़ा होता है, एडेनिन ग्रुप हमारा, एडेनिन क्षार जुड़ा होता है, एडेनिन क्षार जुड़ा होता है, ठीक है। एडेनिन क्या होगा, हमारा प्यूरिन है, डबल रिंग, एडेनिन क्षार जुड़ा रहता है। उसके बाद इसके साथ जुड़ा रहेगा एक पेंटोज शुगर। देखो पेंटोज शुगर हम पहले बनाते हैं, पेंटोज शुगर हम पहले बनाते हैं, ठीक है, पेंटोज शुगर, इसके ऊपर लगेगा एडेनिन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लगेगा फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो लगेगा वो हमारा ऐसे लगेगा, और हाँ अब देखो फास्फोरस जो लग रहा है यहाँ पर क्या है, एडेनियोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, क्या एटीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होने चाहिए, 3 फॉस्फेट है, पर इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड कितने हैं एटीपी में, बताओ कितने, 3 है जी, गलत। क्योंकि एटीपी जो है, एटीपी में हाई एनर्जी बॉन्ड कैसे कहेंगे, हाई एनर्जी बॉन्ड कैसे बन रहा है, हाई एनर्जी बॉन्ड बन रहे हैं आपके इससे। देखो फास्फोरस के पास क्या होता है, लोन पेयर, क्योंकि ये फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जैसे कि हमारी जितने भी नॉन मेटल होते हैं और धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, उस पर 6 7 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जिसके पास 6 7 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके पास ऑलरेडी बाहर की कक्षा में इतने सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो वही जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पड़े हुए हैं आपस में रिपल्सन करते हैं, ये इसको ढक लेगा, इसको ढक लेगा, ये इसको ढक लेगा, इसको ढक लेगा, तो हमारे पास क्या, ये बॉन्ड जो है काफ़ी एनर्जाइट हो जाएगी, काफ़ी एनर्जी तुरंत टूटने का इसको मन करेगा, तो ये क्या से आसानी से टूट सकती है, ये बॉन्ड अनस्टेबल बॉन्ड है। तो केवल ऐसे 2 ही बॉन्ड है जो काफ़ी अनस्टेबल है, ये बॉन्ड तो स्टेबल है, यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है, रिपल्सन केवल यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन केवल यहाँ और केवल यहाँ। तो एटीपी में केवल 2 हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड हैं, हालांकि इसमें 3 फॉस्फेट है, पर हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड केवल 3 है। इसी प्रकार हमारे पास जितने भी है ना डीएनए के क्षार, सारे ऐसे बनाते हैं, जीटीपी आपके सीटीपी, सारे ऐसे करके बनाते हैं, और हमारा जो ये एनर्जी तोड़ के डीएनए में पार्टिसिपेट कर लेता है, एनर्जी का क्या इस्तेमाल हो जाता है बाकी का, डीएनए बनाने में, डीएनए की लड़ियाँ बनती है ना, ऐसे आपने देखी होगी, डीएनए की लड़ियाँ ऐसे बनाने में काम आ जाती है इसी एनर्जी से, ठीक है। हमारा कितना आता है, आरएनए डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, पेंटोज शुगर भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो पेंटोज शुगर भी 2 प्रकार के, मैंने बताया था, डीऑक्सी राइबोज कहाँ होता है, डीएनए में, और राइबोज होता है आरएनए में, आर से रखना राइबोज, आर से रखना राइबोज आरएनए, और डीएक्सओ मतलब डीएनए, ठीक है। ये तो वो एक ही जो हमने पढ़ रखा है, हम केवल उसी को हमने एक बार देख लिया, ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया हमारा, लगभग 8 मिनट हुआ है, और 8 मिनट में हमने बेसिक जितना भी रिवाइज कर लिया, क्योंकि हम एक बार फिर देख रहे हैं डीएनए, तो रिवाइज कर लेना अच्छा बात है। अब देखो कुछ बातें तो वही घिसी पिटी बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने वहाँ पढ़ा था, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे कुछ जो है अच्छी बातें यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी बातें बताऊँगा। और मेरी एक जिज्ञासा यह है कि यहाँ से रुको, बाद में आपको पता चल जाएगा, जिज्ञासा में ज़्यादा करना नहीं चाहिए। आ जाओ, इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ रीडिंग ही करते हैं। दूसरे प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतकों के अम्ल अविलीय अंश में मिलता है, क्या है, बृहद अणु है, और ये क्या मिलता है, अविलीय अंश में मिलता है, ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलता है,
आपकी सॉल्युबल पूल में क्या है, माइक्रो मिलती है, और इनसॉल्युबल पूल में क्या है, मैक्रो मिलती है। क्या है, मैक्रो है। फिर से समझाऊँ क्या? ये हमारी छोटी 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 यूनिट्स जब एक साथ मिलेगी तो हमारी मैक्रो मॉलिक्यूल बनती है। क्या? मैक्रो। और मैक्रो ये हो गया स्मॉल, छोटी चीज़, और ये हो गया बिग, बड़ी चीज़। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्षेत्र से पार नहीं हो पाई कपड़ों के क्षेत्र से, क्योंकि बड़ी है। डीएनए इससे बनी हुई है, और हमारी क्या है, इकाई। इकाई तो पार हो जाएगी, तो हमारी क्या है, न्यूक्लिक क्षार तो पार हो जाएगी, पर ये कभी चेन पूरा पार नहीं हो पाएगा, कभी पूरा डीएनए पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2.2 मीटर लंबी होती है, 2 मीटर, लगभग 2 मीटर से ज़्यादा लंबी डीएनए पार नहीं हो पाएगी एक छेद से। ठीक है, आगे बढ़ो। जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली का मतलब क्या होता है, कई सारे। जहाँ भी पॉली दिख रहा है कई सारे। हमने क्या बताया था एक बार आपको, पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर और मोनोमर बताया था कि नहीं बताया था? पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ो। पॉली और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इसके यूनिट्स होते हैं, इकाई होती है। ऐसी कई सारी इकाई जब मिलती है तब जाकर डीएनए बनते हैं, ये कह रही है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है, इकाई, और ऐसी कई सारी इकाई बनती है तो क्या बनती है, हमारी डीएनए बनती है। एक काम करता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ। आपकी जो डायग्राम थी, आ जाओ, आप देखो यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है, ये है। अरे भाई साहब काफ़ी मोटा है, थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ। क्या है ये, डीएनए की इकाई। झकास, आगे बढ़ो। कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, अरे भाई साहब टाइम लग जाता है यार। यह पॉलीसेकेराइड्स व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव उत्तक या कोशिका व वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। यह पॉलीसेकेराइड्स व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर बृहद, देखो आपके जितने मैक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से, पॉलीपेप्टाइड यानी शुगर, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स मतलब शुगर, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड मतलब शुगर, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड थी, और लिपिड बची हुई थी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, माइक्रोमोलिक्यूल है, सूक्ष्माणु है, बृहद नहीं है, वो सूक्ष्म है। हमने इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, कुछ समझ भी चुके हैं सिंपल उदाहरण से। ठीक है, कहीं हमें पता चला है कई बच्चे जो हैं, कई बच्चे उन्होंने कहा, पता चला है कि वो पसंद कर रहे हैं लेक्चर को। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, यहाँ तक आ चुके हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, स्पष्ट है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 विभिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड और तीसरा फॉस्फेट अम्ल। तो हम पहले देख चुके हैं। अब ये चित्र 9 पॉइंट का उदाहरण देखे, और न्यूक्लिक अम्ल, अरे वहाँ जो चित्र था ना उसी के बारे में बातें कर रही है, और यहाँ पे कई सारे क्षार के उदाहरण दिए हुए, वहाँ पे भी दिए हुए थे। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन होते हैं। देखो क्या है, एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन होते हैं, तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पैरामिडिन होते हैं। ये भी हम वहाँ देख चुके हैं। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन एवं पैरामिडिन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज की यहाँ होती है, राइबोज R4 राइबोज, R4 RNA, या डीऑक्सीराइबोज, D फॉर DNA, D फॉर डीऑक्सीराइबोज। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या DNA कहते हैं, और जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या RNA कहते हैं। समाप्त हो गया क्या DNA? नहीं भाई साहब, इतना जल्दी हम थोड़ी समाप्त कर देंगे। NCERT से एक कदम आगे, एक कदम स्वच्छता की ओर। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो लिखी हुई है, बेसिक है, मतलब यहाँ लिख दी है। यहीं से स्टार्ट कर दे क्या? चलो नहीं करते, अभी नहीं करते, आ जाओ। अब यहाँ पे जो हमारा
ना कंसाइज हो जाएगा। जो हमने पढ़ा है ना, पॉलीपेप्टाइड पढ़ चुके हैं हम, प्रोटीन पढ़ चुके हैं हम, डीएनए अभी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड जो हमने पढ़े रखे हैं ना, बस उसी में लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई से भी कोई हाईलाइट नहीं होगी। आपकी डीएनए में कोई हाईलाइट हुआ है क्या? एक पॉइंट भी हाईलाइट नहीं हुआ, सारे पॉइंट रिपीट्स थे। यहाँ भी सारे पॉइंट रिपीट हैं। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे एक अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह व अगले अम्ल का अमीनो समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल अणु की निकलने के बाद, जिस क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं, एक पॉलीसेकेराइड्स, और यहाँ से हो जाता है पॉलीसेकेराइड्स का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। देखो, अरे यार घिसी पिटी बातें कर रही। देखो ये हमारा आ गया क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। देखो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड में एक अमीनो एसिड का एसिड ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का नाइट्रिल ग्रुप, दोनों रिएक्शन किए, हाइड्रोजन निकला, वाटर निकला और एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पेप्टाइड बॉन्ड की तरह मैंने आपको कार्बोक्सिलिक बॉन्ड भी दिखाया, कार्बोक्सिलिक बॉन्ड नहीं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखाया था। ये रही हमारी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आ जाओ भाई साहब, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। उसी प्रकार हमारे पास डीएनए में भी बॉन्ड होती है। आ जाओ, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो यही बातें हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे भी लिख चुके हैं बॉन्ड के, हम दे भी चुके हैं यहाँ 1,4 1,6 ऐसे करके नाम भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे हाईलाइट करने का कुछ मतलब नहीं बनता। यह बंध भी निर्जलीकरण द्वारा बनता है। यह बंध पास के दो मोनोसेकेराइड्स के दो कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड्स के एक शर्करा का 3 कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5 कार्बन से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ता है। इसे हाईलाइट करना चाहिए नहीं चाहिए, बताओ। देखो यहाँ जाओ, यहाँ पे हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डीएनए को देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। जब हम पढ़ेंगे ना कॉन्सेप्ट समझ के, तब जाके हमें कुछ समझ में आएगा। पर हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहले समझते हैं कि हो सके हम हाईलाइट नहीं करें। अभी हम यहाँ पे नामांकन करेंगे पहले। ठीक है, ये हमारी ग्वानिन थोड़ा कम, आ जाओ नामांकन करते हैं। 1 2 3 4 और हमारा 5। ठीक है, 1 2 कार्बन का नंबर है। ठीक है, रिंग में 3 4 5 कार्बन होती है ना पेंटोज शुगर, वैसे हम यहाँ भी नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने नामांकन कर लिया। अब यहाँ देखो कि डीएनए का ये पेंटोज शुगर का हम नामांकन कर लिया। हमारा ये जो एंड है, देखो यहाँ OH ग्रुप होगा। ठीक है, OH ग्रुप होगा। तो हमारा ये जो एंड है ये फ्री है। ठीक है, और ये जो हमारा 5 एंड है, इसके ऊपर भी अब ग्रुप लगा होगा, फॉस्फेट लगा होता है, फॉस्फोरस। ये भी हमारा फ्री है। क्या है? ये भी हमारा फ्री है। अब देखो हमारा ये एंड भी फ्री है, हमारा ये एंड भी फ्री है। अगर हमको कुछ जोड़ना हो या कुछ तोड़ना हो तो इसी एंड से पॉसिबल है जो फ्री है। ठीक है, या तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं, या तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं। पर हम वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हमें आसानी हो। कहाँ जोड़ेंगे? जहाँ जोड़ेंगे जहाँ आसानी हो। यहाँ पे हमारे जो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड एक्चुअली में रेजोनेंस में है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, रेजोनेंस में है, और यहाँ डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आप पढ़ोगे ये स्टेबल होता है क्वाइट। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। अगर हमें बॉन्ड बनाना हो तो हमें हाइड्रोजन हटाना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा जिससे इसमें रेजोनेंस बनने लग जाएगा और ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा बॉन्ड में यहाँ पे लगभग। ठीक है,
पर इसको अगर हम चुने तो हमारा ये फ्री एंड है, यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये आसानी से अभी क्रिया में भाग लेगा। मतलब अगर जब भी हमें कुछ ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे ही ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐड करना होगा 3 पे ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम 3 पे ऐड कर रहे हैं, देखो आप यहाँ पे मतलब 5 लिया, 5 पे एक 3 लगाया, ठीक है। तो 5 से देखो हमेशा 3 पे आया है ना, 5 से 3 पे आया है। ये भी देखो 5 से 3 पे आया है ना, 5 से 3 पे आया है। देखो ये 5 पे था, 5 से निकला 3 पे जाकर ख़त्म हुआ, ये 5 से निकला 3 पे ख़त्म हुआ। मतलब जब भी आप DNA लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, आप तीर बनाओगे, यहाँ 5 दोगे, यहाँ 3 दोगे, 3 से हमेशा बढ़ते जाता है, ठीक है। जब भी ऐड होगा 3 पे ऐड होगा, 3 से बढ़ते जाता है। तो हमेशा बच्चों क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है पॉलैरिटी में डिफ़िकल्टी होती है। पर यहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी कि 5 प्राइम एंड से लेकर 3 प्राइम एंड की तरफ हमें चलना है, और 3 प्राइम एंड पे हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। इससे हम क्या समझते हैं, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो हमने क्या पढ़ेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पे हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। मतलब अगर हमारा ये 5 प्राइम एंड है, ये हमारा 3 प्राइम एंड है, तो हम जब DNA रेप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, इसके ठीक उल्टे। ये होगी 3 प्राइम एंड और ये होगी 5 प्राइम एंड। देखो एंटी पैरेलल चलेगा, ठीक है, एंटी पैरेलल वहाँ पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में और इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो पोलैरिटी है, इस पोलैरिटी का कारण क्या है, ये भी हम समझ चुके हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा फ्री एंड, ये हमारा फ्री एंड, ये जो हमें समझने में काफ़ी कुछ मदद करेगा। ये एंड कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि काला काला ना इसके साथ मैच कर रहा है ना, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। आ जाओ, आप देखो हमारा ये काम तो हो चुका है। हम बॉन्ड को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है कार्बन, यहाँ पे 5 है कार्बन, मतलब 3 और 5 यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। 3 और 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाए, क्योंकि 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 और 5 बॉन्ड कहाँ बन रहा है, 3 और 5, और बीच में फॉस्फेट है। तो इस बॉन्ड का नाम देंगे, इस प्यार को क्या नाम दें, इस प्यार को नाम देंगे 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है, कितने कार्बन पे, पहले कार्बन पे। तो इसको क्या नाम देंगे, ये पहले कार्बन पे है, इस बॉन्ड का नाम है नाइट्रोजन बेस। कहाँ पे है हमारा, नाइट्रोजन बेस है हमारा कार्बन नंबर 1 पे। इसको हम देंगे नाम N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन के लिए हमने N दिया, नाइट्रोजन बेस के लिए हमने N दिया, और शुगर के लिए हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिया। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। एक और जो हमारा बॉन्ड है, यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये भी देखो, आ जाओ। अब यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा। देखो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट एंड है, किससे, शुगर से। तो इसको नाम देंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या नाम देंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या नाम देंगे हम इसे, यहाँ पे हम बाकायदा लिख ही लेते हैं, यहाँ पे कार्बन बना ही देते हैं। आ जाओ, ये भी क्या याद करेगा, आ जाओ। देखो किस प्रकार के रेजोनेंस में, यहाँ पे 1 पे नहीं होगा, ठीक है, 1 पे नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस में ही है ये रेजोनेंस, ये सारा पार्ट रेजोनेंस में। ये कौन सा बॉन्ड, साथ साथ लिखते चलेंगे आप, ठीक है। सिनेमा नहीं देखना है आपको, आपको क्या करना है, NCERT लेनी है नई वाली, और पेन, एक हाइलाइटर
और एक स्टिकी नोट इसके साथ बैठना है और हमारे साथ एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है, ठीक है। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है ईस्टर बॉन्ड के साथ, ठीक है। जब देखो ओ रहता है बीच में किसी के, तो उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। देखो हमारा ये इंड पे देखो हमारा क्या है, शुगर, यहाँ पे शुगर फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ था एक ईस्टर बॉन्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ भी शुगर जुड़ा हुआ है, यहाँ भी शुगर जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस के साथ, इसलिए हम इसे फॉस्फोडाइस्टर कहते हैं कि 2 ईस्टर आ गए, ठीक है, क्योंकि डबल ईस्टर बॉन्ड हो गया। यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है कार्बन किससे जुड़ा है, कार्बन फॉस्फोरस जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ ईस्टर बॉन्ड के साथ, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हैं ईस्टर बॉन्ड के साथ, तो इसे क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 2 ईस्टर बॉन्ड आ गए, तो हम यहाँ पे लिख देते क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये भी हमारा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, और ये भी हमारा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इस दोनों को हम मिला दें, इस प्यार को क्या नाम दें, इस प्यार को हमने दोनों को मिला के हमने क्या कहा, दोनों को मिला के हमने कहा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी, अब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हमें दिख रही है। अब हम यहाँ पे दिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है भाई साहब, 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने लिख चुका है, अब इसी को याद कर लेना, ठीक है। सारे यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं ना, बस इसी को देख लेना, कोई मतलब नहीं यहाँ पर हाईलाइट करने का उतना। शर्करा में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का एक बंध ईस्टर बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड दोनों तरफ से मिलता है, अतः इसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अभी भी समझ चुके हैं भाई साहब। न्यूक्लिक अम्ल में विभिन्न प्रकार की द्वितीयक संरचना मिलती है, उदाहरणतः वास्टन क्रिक का प्रसिद्ध नमूना डीएनए की द्वितीय संरचना को प्रदर्शित करता है। देखो हम ये जो बनाए हैं ना, ये क्या है, ये है द्वितीय संरचना डीएनए की। जब मॉलिक्यूलर बेसिस और इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कई सारी डिटेल पढ़ेंगे, इस पर कारण क्या हुआ, कई सारी मतलब कॉन्सेप्ट है, कई सारी फैक्ट है, वास्टन किसने कैसे बनाया, रोजाना कई सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है। आ जाओ, अभी ऐसा यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, ये क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, द्वितीय संरचना है डीएनए की, उससे भी तृतीय संरचना नहीं होती, प्राइमरी संरचना नहीं, द्वितीय संरचना होती है बस। इस नमूने को स्पष्ट है कि डीएनए एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों लड़ियां प्रति समांतर होती है, प्रति समांतर, दोनों लड़ियां क्या है, हमारी एंटी पैरेलल। लिख भी लेते हैं क्या है, डीएनए क्या होता है हमारा, एंटी, देखो पैरेलल। अब हमारी इंग्लिश जो है, इंग्लिश, अब मैं कुछ थोड़ा तो प्रयास करूंगा पैरेलल लिखने का, ठीक है। आ जाओ, शायद आप सभी है, ठीक है, आप सही है। एंटी पैरेलल क्या होता है, डीएनए हमारा एंटी पैरेलल, स्ट्रैंड, ठीक है, एंटी पैरेलल हमने यहाँ लिख दिया। चलो, एंटी पैरेलल जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में थी, एक है देखो 5 प्राइम में जा रही है, 3 प्राइम में जा रही है, ठीक है। इसका मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा श्रृंखला से बना होता है, इसका मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा से बना होता है। देखो शर्करा फॉस्फेट शर्करा, मतलब जो ये चैन है, ये काश में कौन कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, जो चैन है उसमें शर्करा मिल रहा है, शर्करा फॉस्फेट। पर देखो चैन जो किससे बंधा हुआ है, हमारे जो क्षार होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से कारण। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ATGC, ठीक है, ATGC। तो हमने क्या कहा है, हमने यहाँ कहा है कि जो हमारे जो बैकबोन होते हैं, बैकबोन, उसमें हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, हाईलाइट यहीं पे लिख देते क्या, श्रृंखला हाईलाइट कर लेते हैं। आ जाओ, इसमें मुख्यतः भाग
शर्करा फॉस्फेट श्रृंखला श्रृंखला में होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे की तरफ मुख किए हुए भाग पर लगभग लंबित प्रक्षिप्त होते हैं, लंबित प्रतिक्षिपित होते हैं। एक लड़ी के क्षार व एवं किसी अन्यवर्ती दूसरे लड़ी के क्षार क्रमशः टी एवं सी से क्षार युग्म बनाते हैं। ए टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध, जबकि जी व सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ए टी 2 हाइड्रोजन बंध और जी सी ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंध। अब देखो हमने क्या कहा है, यहाँ पे जो बैकबोन होती है, बैकबोन बोन में क्या होती है हमारी, शुगर और फॉस्फेट। और जो हमारी हाइड्रोजन में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड वो किससे बना होता है, वो बना होता है नाइट्रोजन बेस से। अब देखो एक बात रहा हमारा कि ए और टी एक साथ क्यों है और जी और सी एक साथ क्यों है। ऐसा है क्यों कि ए टी के साथ ही बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ ही बॉन्ड बनाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, अब मैं समझाता हूँ उदाहरण क्या है। एक ही में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझा, अभी आया दिमाग में, मैं आपको समझा दूँ। हमने क्या कहा, हमारी ए क्या है, प्यूरिन। प्यूरिन क्या होती है, डबल रिंग, ठीक है। अगर कुछ डबल रिंग है, ठीक है, और हमें इसके साथ क्या जोड़ना है, हमें इसके साथ जोड़ना है सिंगल रिंग को जोड़ रहे हैं, पैरामिडिन को। मतलब डीएनए में जब भी जुड़ेगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो तो इस ऐसा ही रहेगा। आप या ए टी के साथ जोड़ो, जी या सी के साथ जोड़ो, मतलब ऐसा ही रहेगा। मतलब डीएनए का जो विड्थ है हमारा वो सेम रहेगा, डीएनए एक जैसा रहेगा। पर अगर हम गलती कर दें, प्यूरिन जोड़ दे तो डीएनए क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब पैरामिडिन को जोड़ेंगे तो डीएनए छोटा हो जाएगा। अब प्यूरिन को जोड़ दे तो डीएनए देखो साइज बढ़ जाएगा। अगर हम उल्टा पुल्टा करते तो डीएनए का साइज बढ़ जाएगा। अगर डीएनए का साइज बढ़ गया, कहीं पे छोटा हो रहा है, कहीं पे साइज बढ़ रहा है, तो डीएनए स्टेबल नहीं हो पाएगा। डीएनए का साइज एक रहने के लिए हमें प्यूरिन और पैरामिडिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ए टी के साथ बॉन्ड बनता है, जी सी के साथ बॉन्ड बनता है। अब ये बातें समझ में आ रही होगी, ए टी के साथ ही कौन बॉन्ड बनाता है और जी सी के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाता है। ठीक है, ये बातें मेरे को याद आ रही थी तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये बॉन्ड कितनी होती है, ए टी के बीच में 2 और जी सी के बीच में 3। आ गया। श्रृंखला एक घुमावदार सीढ़ी की जैसी होती है। देखो ऐसी श्रृंखला होती है, आपने बाकायदा कई बार देखा होगा। ठीक है, आज हम इसी श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे हैं। सीढ़ी जैसी होती है और प्रत्येक पद पे क्षार और युग्मों का बना होता है। प्रत्येक पद किसके बने होते हैं, देखो हम इसके बारे में बात करें। प्रत्येक पद क्षार युग्म के बने होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। प्रत्येक पद किसके बने होते हैं, क्षार ये के। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, डीएनए का हमें यहाँ दिख रहा है। हमने क्या कहा, ये जो बैकबोन है ये, इसमें कार्बन और फास्फोरस है और यहाँ पे क्या है हमारा, अब ये हमारा सीढ़ी जितने भी सीढ़ी हैं, जितने भी पद हैं, ये क्या है, ये है जो हमारे बने हुए नाइट्रोजन बेस के, क्षार के बने हुए। ठीक है, अब देखो इसकी जो हमारी वृत्त है, ये पूरा है इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी क्या है लंबाई, जो यहाँ से यहाँ तक है एक स्टेप की लंबाई, एक ही पूरा इतनी की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। एक टन की लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक टन की मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम दूरी होगी। ठीक है, यहाँ से। और इसमें क्या है 10 स्टेप है, देखो गिन के देखो नहीं थे आप। अब प्रत्येक जितने भी डब्बे डब्बे दिख रहे हैं ना, सब सारे टर्न्स में, सारे घुमाव में, देखो यहाँ से 60 डिग्री घूम गया है, 60 डिग्री घूम गया है। तो सारे जो घुमा है ना 60 डिग्री सीढ़ी की तरह, उसमें देखो 10 स्टेप है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टेप है। मतलब प्रत्येक स्टेप की कितनी दूरी है? प्रत्येक स्टेप की दूरी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और ये जो घुमा है 360, एक टर्न में कितना घूमता है? 360। एक टर्न पूरा पूरा घूमने में कितना लगाता है? 360। तो एक स्टेप घूमने में कितना लगाएगा? 30 डिग्री, 36 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री। उसके बाद यहाँ जो इसकी डायामीटर क्या होगी? डायामीटर होगी 2 एंगस्ट्रॉम। क्या बात कर रहे हो? इसका देख लेना, ठीक है? मुझे डाउट है। क्या है? डाउट है। इसका इंटरनेट पर देख लेना। 2 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। 2 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। 2 एंगस्ट्रॉम मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सीढ़ी का प्रत्येक पद दूसरे पद से 360 डिग्री के कोण पे घुमा होता है। कुंडलिनी श्रृंखला के एक पूर्ण घुमाव में 10 पद या 10 क्षारयुग्म पाए जाते हैं। इस तरह आप डीएनए के रेखाचित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं, कर भी लिए। एक पूर्ण घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। और प्रत्येक स्टेप की हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। उपरोक्त वर्णित विशेषता युक्त डीएनए को बी डीएनए कहते हैं। कौन सा डीएनए? अरे यार, बी डीएनए। उच्च कक्षाओं में तुम्हें बताया जाएगा कि 1 दर्जन से भी अधिक प्रकार के डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के डीएनए हो सकते हैं। 1 दर्जन से भी अधिक प्रकार के डीएनए होते हैं, जिसका नामांकन संरचना विशेषता के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डीएनए भी समाप्त होता है देवियों और सज्जनों, बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। हमारा एक डाउट है, वो लेके है 2 एंगस्ट्रॉम का। मैं अभी देख लूँ क्या इंटरनेट पे? मैं ही देख लेता हूँ, रुको। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अभी देख के आया हूँ। अच्छा हुआ देख लिया। 2 एंगस्ट्रॉम नहीं है, 2 एंगस्ट्रॉम नहीं है, 20 एंगस्ट्रॉम है। 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, एक यहाँ पे यूनिट बता देता हूँ। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। और 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। और ये हमारा समाप्त हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा एंगस्ट्रॉम क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, पीडो फेम्टो बहुत कुछ होता है। ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा डीएनए का डी एंड होता है, डीएनए का। ठीक है, कई सारे बच्चे जो थे, बच्चे नहीं थे, हमारे पास पता चला है कुछ स्टूडेंट का कि क्वेरीज जो हमारी उनकी रही है कि 12th का भी एनसीईआरटी हाईलाइट्स लाई जाए, क्योंकि 11th का उतना कोई पढ़ता नहीं है। यदि मेरा कोई भी यहाँ पे नीट का स्टूडेंट नहीं देख रहा है, बोर्ड्स वाले कहीं जुड़े हुए, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है नीट की तैयारी करनी है तो नीट के जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं इंग्लिश माध्यम में पढ़ो, क्योंकि आगे सब कुछ इंग्लिश में होने वाला है। तो नीट के स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने खुद ही कहा है कि अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें जाना चाहिए इंग्लिश मीडियम में। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, मास्टर हिंदी में बताता है, सब कुछ समझ में ही आ रहा है तुम्हें, बस 1-2 महीने दिक्कत होती है, उसके बाद सारा कंफर्ट हो जाता है, हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश हो जाता है। तो कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स जुड़े हैं और उनका ये कहना रहा है कि 12th की एनसीईआरटी हाईलाइट लाई जाए, क्योंकि हम 11th नहीं पढ़ते। देखो यार, कुछ तो बातें हैं।
अगर आप 11th के कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े, आपने सेल नहीं पढ़ा, बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न नहीं पढ़ा, है ना, सेल डिवीज़न नहीं पढ़ा, डिवीज़न नहीं पढ़ा, आपने स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल नहीं पढ़ा, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हटा भी सकते हो, 12th में इतना कोई आवश्यक नहीं पढ़ाया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हटा दें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये समझने हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझने के लिए, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट, 12th में ऐसा कुछ इकोलॉजी आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, उसके बाद आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। तो हो सकता है रिप्रोडक्टिव यूनिट में आपको सेल की बेसिक समझ होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ समझ नहीं होनी चाहिए, बेसिक समझ है ना, आपने 10वीं पर रखी होगी ना तो काम चल जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स नेसेसरी है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी भरा हुआ है और उसकी कॉन्सेप्ट डीप है। आप सेल और बायोटेक्नोलॉजी को सेल और बायोमोलिक्यूल को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ा, सेल नहीं पढ़ा, बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा, तो 12th समझ में नहीं आएगी। पहली बात, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझने में दिक्कत आएगी, अगर समझे तो आसानी आएगी, ये बात है। उसके बाद बस ये कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो तो बेटर रहेगा। अगर तुमको केवल 12th करना है, बोर्ड की तैयारी करनी है, तो ये 4 चैप्टर्स कर लो, लिविंग वर्ड भी कर लो, माने दो, करा रखा है, 2 ही लेक्चर्स हैं, ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, कर लो, क्वेश्चन भी करा रखा है एक्चुअली। तो हमारा इतना ही है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है, गुड बाय।